नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आगामी बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडरों को 27 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबरों की माने तो ये बैठक संसद की मुख्य समिति कक्ष में होगी। सरकार इस बैठक में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी जो आने वाले सत्रों में सदनों के सामने आएंगे। बता दें कि बजट सत्र जो है वो 28 जनवरी से शुरू होने वाला है और एक ब्रेक के साथ 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण जो है वो 9 से 2 अप्रैल तक, और इस दौरान कुल 30 बैठकें होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2026 और 27 का केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और सत्र की शुरुआत भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करके होगी। तो वहीं मुंबई बीएमसी चुनाव के बाद से मेयर किस वर्ग से होगा, इसका फैसला हो चुका है। बीएमसी चुनाव के लिए लॉटरी से निकाला गया जो महिला के पक्ष में गया, और नवी मुंबई, पुणे और नासिक नगर निगम में कोई भी लॉटरी के बाद से महिला के खाते में मेयर पद आया है। मेयर पद पर चुनाव में इसको लेकर काफी कश्मकश थी और मेयर पद किस वर्ग में जाएगा। दरअसल मेयर चुनाव के बाद हर बार चुनाव क्रम जो है वो आरक्षित से तय किया जाता है और मेयर पद SC ST, महिला, OBC या फिर किस अन्य वर्ग को जाएगा। और इस बार बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने 118 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उसमें कोई भी SC वर्ग से नहीं था। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि अगर ये पद जो है SC वर्ग के लिए आरक्षित होगा तो क्या होगा, जबकि उद्धव ठाकरे गुट से SC वर्ग का पार्षद जीता था। मुंबई, पुणे और नागपुर महापालिकाओं में भी महिलाओं के हाथों में कमान होगी और लॉटरी से ये पद भी महिलाओं के आरक्षित किए गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद ही अहम था, क्योंकि सबकी नज़र जो है सबसे शक्तिशाली महानगर पालिकाओं के मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी पर थी। ऐसे में महिला मेयर को लेकर इस पर बीएमसी का महिला मेयर जो है वो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीएमसी में एक बार फिर से महिला मेयर का चुनाव हो सकता है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महिला मेयर को लेकर मुंबई की रेस में बता दें कि बीजेपी की ओर से महिला नेता का नाम आगे है, और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। उनसे बातचीत करते हैं, रमेश जी हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत समय से खींचतान चल रही है मेयर पद को लेकर। रमेश जी, अनीता, ये एक नई प्रवृत्ति मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र में और नगर निगम में इस बार शुरू करी है। पूरी कोशिशें रही कि आपस में तालमेल बैठ जाए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच में, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो हठधर्मिता रही, उन्होंने सारे जितने भी जीते हुए उनके पार्षद थे उनको ले जाके एक रिजॉर्ट में उन्होंने बंद कर दिया, होटल में बंद कर दिए। उनकी डिमांड यही है कि मेयर हमारा होना चाहिए। बिल्कुल। अब उसमें कुछ पेच ऐसे हैं। 17 नगर निगम में जो मेयर का चुनाव होना है वो ओपन कैटेगरी में रहेगा, और 9 ऐसे जिसको रिजर्व रखा गया है जो महिलाओं के लिए है। अब इसमें तय किया जा रहा है कि इस महिलाओं के जो पद हैं क्या वो शिवसेना के खाते में जाने चाहिए, या ओपन कैटेगरी में जो 17 नगर निगम है या उनको बीजेपी को देना चाहिए। तो ये तालमेल काफी समय से बैठाए जा रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह 10 बजे दोनों पार्टी के नेताओं ने ये तय किया, चलो अगर नहीं हो पा रहा हम लोग ड्रा डाल देते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ड्रा बनाया, पर्ची लिखी। जो पर्ची में जो एक अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम निकला है। बिल्कुल। और हालांकि इसमें विरोध स्टार्ट हो गया है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उन्होंने भी विरोध शुरू कर दिया है, कांग्रेस ने भी कर दिया है, और जो निवर्तमान जो मेयर वगैरह थे उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है और चुनावी प्रक्रिया से ही ये सब कुछ होना चाहिए। और जाहिर सी बात, ठीक है, अगर इस तरीके से ड्रा करके अगर पर्ची डाल के अगर आपको सब कुछ करना है तो चुनाव किस बात का फिर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या रमेश जी ये कह सकते हैं कि बातचीत से अगर चीजें नहीं सुलह हुई तो अब लॉटरी पर निर्भर होना पड़ा?
इसका मतलब ये है कि आप लोग बेशक चुनाव जीत गए हो, बिल्कुल। आपके अंदर जो रजामंदी और जो आपकी दोनों पार्टियों में एक समन्वय जो होना चाहिए वो नहीं है, उसका अभाव दिखाई दिया। और इस तरीके की जब चीजें होती हैं अनीता, ये दूरगामी परिणाम इनके अच्छे नहीं होते हैं। अब आप ठीक है, इलेक्टेड जो बंदा होता है तो उसके प्रति लोगों का नजरिया कुछ और होता है, और पर्ची खर्ची वाला जो व्यक्ति होता है उसको उस गैर नजरियों से देखा जाता है। खैर बहरहाल मुंबई नगर पालिका को चलाना है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। चुनाव को बीते भी 4, 5, 7, 8 दिन हो चुके हैं, और इतने खाली पद नहीं रहने चाहिए। जैसे भी हो, चंडरा से हो चाहे पर्ची से हो, कम से कम जो मुंबई वासी हैं उनको अपना मेयर मिलना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है मुझे लगता है इसको जनता भी स्वीकार। बिल्कुल। एक सवाल मेरा रमेश जी आपसे और रहेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद ही करीब से आप जानते हैं, तो अगर महिला मेयर मिलती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है हमें? मैं हमेशा अनीता महिलाओं के पक्षधर रहा हूं नगर निगम निकाय चुनाव में, क्योंकि थोड़ा सोचने की बात है। अगर कोई प्रधानी या पार्षद जब कोई महिला बनती है ना, तो उनको क्या होता है ना, अगर नगर निगम का जो काम क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। गली खड़ंजे, साफ सफाई, यही तो सारा काम आता है उनके हिस्से। और इसको महिला अच्छी तरीके से समझती हैं। अब वो जब सब्जी लेने जाती हैं या फिर कहीं शॉपिंग करने जाती हैं, उनका गली में आना जाना होता, तो उनको पता होता है कि गली में साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, सुंदरता कैसी हो जाएगी, डेवलपमेंट कॉलोनी का और पूरे शहर का कैसे किया जाना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा उनके पास मैनेजमेंट में पुरुषों के मुकाबले अच्छा होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं वुमेन का पक्षधर हूँ। अगर कोई भी महिला अगर मेयर बनती है तो वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि मुंबई महानगर पालिका में सामान्य वर्ग महिला आरक्षण आने से मुंबई की राजनीति की बिसात पूरी तरह से बदल गई है, और सामान्य वर्ग का मतलब है कि अब मेयर की रेस में जातिगत बाध्यता जो थी वो अब खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट को उम्मीद थी कि आरक्षण जो है ओबीसी या फिर एसटी के लिए निकलेगा। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाहर भवन में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा था कि ये चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करो और आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान, जहां पर एक व्यक्ति सब कुछ निर्णय लेता था और जो भी वो करना चाहता था वो करता था, वैसा ही हिंदुस्तान ये फिर से लाना चाहते हैं। इनको रोकने का एक ही तरीका है, अगर हम सब एक साथ हो जाएं, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। तो आप मनरेगा नाम देना चाहते हैं या कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप ही निर्णय लेंगे उसी योजना का नाम क्या होगा और कैसे बनेगी और कहां तक चलेगी। हमारे में एक कमी है, वो एकता की कमी है। अगर हम एक हो जाएंगे तो पीएम मोदी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब तक सरकार नया कानून वापस नहीं ले लेती और मनरेगा को बहाल नहीं कर देती तब तक हम लड़ते रहेंगे। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान में फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। कि थोड़ी सी बातें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके जाने का नहीं है।
या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। कि थोड़ी सी बातें आपको। तो वहीं जम्मू कश्मीर से बेहद ही दुखद मामला सामने आया है, जहां पर डोडा में एक सड़क हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए हैं और अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सेना का वाहन सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि बुलेट प्रूफ सेना का वाहन एक कैस्पर और एक ऑपरेशन के लिए जा रहा था और तभी वहां पर कन्नी टॉप पर भद्रावा चंबा सड़क से उतरकर वो खाई में गिर गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बता दें कि मनोज सिन्हा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डोडा में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बेहद ही दुख हुआ है और हम अपने बहादुर सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के सीएमओ की तरफ से भी एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने भद्रवाह चंबा रोड पर वाहन से हुए दुखद हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही तत्काल राहत कार्यों की सराहना भी की है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बेहद ही दुखद घटना ये सामने आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है और इस हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले में सेना का वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया है और अधिकारियों ने बताया कि चंद्रवा चंबा के करीब खानी टॉप इलाके में यह दुर्घटना हुई है और अधिकारियों ने बताया कि सेना की बुलेट प्रूफ वाहन में कई जवान थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। ऐसे में ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया और गाड़ी जो है वो 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी है और ऐसे में सेना और स्थानीय पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बताया जा रहा है कि गंभीर जो भी घायलों को लगातार एयरलिफ्ट करके उन्हें उधमपुर सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर सेना की जो गाड़ी है वो खाई में गिर गई है और 10 जवानों की जान चली गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लोटस ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल शामिल है। इससे पहले पुलिस विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है, यानी अब तक इस मामले में 3 बिल्डरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी बिल्डर अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि कल ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और ये कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए हैं तथ्यों और जिम्मेदारों के नाम उजागर होने के बाद की गई है। पुलिस ने बिल्डरों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण और साथ ही बीएनएस के धारा 290, 270 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनका नाम अगर बताएं हम तो अभय, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल और साथ ही निर्मल कुमार शामिल हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। चुनाव आयोग 14 जनवरी को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आयोग ने सुनवाई की अंतिम तारीख जो है वो 7 फरवरी और फाइनल वोटर लिस्ट की अंतिम तारीख जो है वो 14 फरवरी तक की है और इसी अधिकारियों ने कहा है कि लोकल लेवल पर लिस्ट लगाने और हर वोटर को रसीद देना लंबे प्रोसेस है और ऐसे में जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह से पालन करना मौजूदा समय सीमा में मुश्किल है और ऐसे में इसीलिए अतिरिक्त समय प्रशासनिक तैयारियों की जरूरत पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला होना भी बाकी है। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस वाला 1.25 करोड़ वोटरों की लिस्ट जो है वो ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और बोर्ड कार्यालय में सार्वजनिक करने के निर्देश जारी किए हैं। एसआईआर वाले राज्य की फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी हुई थी और ऐसे में बंगाल की अगर बात करें
58,20,000 से ज्यादा वोटरों के नाम जो है हटाने के लिए तय किए गए थे और इस पर दावे और आपत्तियों को लिमिट पहले ही 15 जनवरी तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 19 जनवरी की गई है। सुनवाई अभी भी 7 फरवरी तक तय है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के कार्यक्रम में सिवान जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो कुछ महिलाएं जाने लगी। उनसे अपील करते हुए सीएम ने उन्हें रुकने के लिए कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम छोड़कर जाने वाली महिलाओं से कहा, अरे महिला सब काहे भाग रही हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इतना काम किया है हम महिलाओं के लिए, बैठो और सब सुनो कितना काम किया गया है और इधर उधर क्यों जा रही हो। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से अपील की कि वो बैठ जाएं और बातों को सुने। सिवान पहुंचे नीतीश कुमार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मैरवा में नवनिर्मित सुविधाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मैरवा के प्रांगण में सिवान जिले के 202 करोड़ रुपए की लागत के कुल 71 विकासात्मक योजनाओं को रिमोट के माध्यम से शिलापट्टा अनावरण कर उद्घाटन और शिलान्यास किया। और ऐसे में उन्होंने कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद से एक वीडियो भी है जो तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से खड़े होकर महिलाओं से अपील कर रहे हैं। है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सही मत भागिए, जरा सुन लीजिए तब एक एक बात। अरे महिला सब क्या भाग रही हो, जानोगी नहीं तो कैसे जाओगी। इतना काम किया महिला का, बैठो सब सुनो कितना काम किया गया। पहले जानोगी, सब जानते रहोगी तभी ना ठीक रहेगा। इधर उधर क्या के लिए जा रही हो। तो हम इस तुम्ही को कह रहे हैं 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में सीवान जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। हम जो बता दिए जिनमें मुख्य काम निम्न है और आप सुन लीजिए। पहला है रोजगार के लिए जिले की 4,13,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले से। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है सिवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। है आप तो वहीं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपए के इनामी कुख्यात माओवादी नेता अनल को ढेर कर दिया है। अनल भाकपा संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर था और लंबे समय से सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। और ऐसे में घटना जो है वो छोटा नगरा पुलिस थाना क्षेत्र में बताई जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में संघ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद से पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और अतिरिक्त बलों के वो मौके पर भेजा गया है। अनल दस्ते की सीधी मुठभेड़ कोबरा 209 बटालियन से हुई और इसमें 16 माओवादी मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अनल न केवल माओवादी गतिविधियों में शामिल था बल्कि कई बार पुलिस और सीआरपीएफ के ऑपरेशनों से बचकर निकलने में भी कामयाब रहा। उसकी रणनीति और सक्रियता के कारण उसे राज्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता था। तो वहीं आईएएस संजीव को दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति के संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। संजीव खिरवार जो है एजीएमयूटी कैडर के एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं जो कि हाल ही में जनवरी 2026 में दिल्ली लौटे हैं। 2022 में त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्तों को घुमाने को लेकर हुए विवाद के कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद से उनकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी और खिरवार को कोरोना के दौरान दिल्ली के संभागीय आयुक्त के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। तो वहीं एजेएमयूटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के बेंच के वो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और इससे पहले वो दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है और यह आदेश जो है वो गृह मंत्रालय ने जारी किया है।
तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से देर रात 2 राउंड फायरिंग की गई है। सेना के सूत्रों के मुताबिक 6 राष्ट्रीय राइफल के जवान केरन सेंटर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और इसी दौरान फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की और इसके बाद से इलाके की घेराबंदी की गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सूत्रों ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग घुसपैठियों की मदद के लिए की गई है और इससे पहले मंगलवार रात जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास भी पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया था और भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट किया है और सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद से ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया और पिछले 10 दिनों में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने की ये 5वीं घटना थी। तो वहीं ईरान में हाल ही में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर अब पहली बार सरकार ने मरने वालों के अधिकारित आंकड़े जारी किए हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया है कि इस प्रदर्शन में कुल 3117 लोगों की मौत हुई है और ये प्रदर्शन 28 दिसंबर से शुरू हुआ था। सरकारी टीवी पर शहीद फाउंडेशन का बयान दिखाया गया है और जिसमें कहा गया है कि मरने वालों में से 2427 लोग आम नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य थे। बाकी लोग कौन थे, इस बारे में सरकार ने कोई भी साफ जानकारी नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई है। उनके मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों में से अब तक 4560 लोगों की मौत हो चुकी है और ये संस्था ईरान के अंदर मौजूदा अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए जानकारी जुटाती है और पहले भी उनके आंकड़े काफी हद तक सही साबित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए भी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावा दोहराया था। ट्रंप ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस द्वीप को अतीत में छोड़ देने का बेवकूफ़ी बताते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। हम इसकी सुरक्षा लीज पर लेकर नहीं कर सकते। ट्रंप के इस बयान और यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से टैरिफ के ऐलान पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के ट्रेड बिल पर अपना काम निलंबित करने की घोषणा कर दी है। यूरोपियन यूनियन के कड़े रुख के बाद ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में कहा है कि यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ मीटिंग के बाद से सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्रों में भविष्य से संबंधित एक समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यदि ये समाधान अंतिम रूप लेता है तो ये अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बेहद ही लाभकारी होगा। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. So we want a piece of ice for. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। सुबह से स्मॉग की मोटी चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचांक बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। स्मॉग का असर राजधानी के कई प्रमुख हिस्सों में देखा जा रहा है। एम्स जैसे इलाकों में AQI जो है वहां पर भी बेहद ही खराब श्रेणी में है और इसी तरह ITO की अगर बात करें तो ITO में 331 पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मयूर विहार और पांडव नगर के पास अक्षरधाम मंदिर जैसे इलाकों में भी ड्रोन दृश्यों से स्मॉग की घनी परतें देखने को मिल रही है और पांडव नगर के पास AQI जो है वो 377 तक पहुंच गया है, जो प्रदूषण के गंभीर स्तर को दर्शाता है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे इलाकों में भी AQI जो है वो 281 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में है। लेकिन ये भी चिंता का विषय है और ऐसी स्थिति में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य सांस से संबंधित जो है समस्याएं आम हो जाती हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने की संभावना है। आज से राजस्थान, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव हो चुका है और ऐसे में इसके असर से जम्मू कश्मीर में तापमान में बढ़ोतरी हुई है।
बुधवार को श्रीनगर का पारा 1 डिग्री बढ़कर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजस्थान में आज बीकानेर, चूरू समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हरियाणा, पंजाब में बारिश के साथ साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने का भी अंदेशा है। ऐसे में यहां पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू और साथ ही लाहौर स्पीत में आज बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां पर 22 से 24 जनवरी तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। यूपी की अगर बात करें तो 15 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 41 जिलों में आंधी को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज और कल बर्फबारी का अलर्ट है। तो वहीं भारत ने पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और ऐसे में क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वोच्च स्कोर है। भारत की पारी की शुरुआत खराब रही और टीम ने 27 रन पर 2 विकेट गंवा दिए और इसके बाद से अभिषेक शर्मा और कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रन जोड़कर पारी को संभाला। सूर्य कुमार ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 8 छक्के और 5 चौके की मदद से 84 रन के विस्फोटक पारी खेली है। और ऐसे में अंत में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रन बनाकर स्कोर को विशाल बनाया। 238 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट पर 190 रन ही बना पाई। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है आईपीएल वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आईपीएल से जुड़ी हुई, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार। बड़ी जानकारी, सुरक्षा और राजनीतिक हालातों को बताया है वजह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आईसीसी ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता दें कि क्रिकेट जगत से ये जुड़ी हुई जानकारी है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने बहिष्कार कर दिया है। सुरक्षा और राजनीतिक, आईसीसी ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त और ऐसे में अब ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने बहिष्कार कर दिया है। सुरक्षा और राजनीतिक हालातों का वजह बताया है और ऐसे में आईसीसी ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त, जिसके बाद से अब ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, जहां पर बांग्लादेश ने अब इसका बहिष्कार कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा और राजनीतिक हालातों को वजह बताए जा रहे हैं और आईसीसी ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त, जिसके बाद से अब ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुरक्षा और साथ ही राजनीतिक हालातों का वजह बताया गया है, जिसके बाद से बांग्लादेश ने अब इसको लेकर बहिष्कार चालू कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आईसीसी की बात नहीं मानी है बांग्लादेश जो अपनी हट पर लगातार कायम है। बांग्लादेश अपनी हट पर कायम है और आईसीसी के अल्टीमेटम के बावजूद भी उसने एक बार फिर ये दोहराया है कि वो भारत में T20 विश्व कप का मैच नहीं खेलेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।